हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच लेकर आया हूँ 11th जैक मॉडल का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। डियर स्टूडेंट, हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को फटाफट करते चलेंगे और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को समझते चलेंगे। आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि इफ ए इज द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज। देखो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है, ए इज द सेट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल कितने होते हैं डियर स्टूडेंट? 5, A-E-I-O-U। नंबर ऑफ ए कितने हो गए? 5। अब इसमें दो बात बतलाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर जाते हैं। नंबर ऑफ सबसेट के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं भाई? 2 का पावर n। नंबर ऑफ सबसेट के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं? 2 का पावर n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5 हैं। तो 2 के पावर 5 यानी कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 हो गए। लेकिन जब सबसेट होते हैं तो उसमें प्रॉपर सबसेट भी होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट भी होते हैं। हम लोगों से पूछा प्रॉपर सबसेट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में एक और बात बतला दूं, यहाँ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ये हम लोगों से नहीं पूछा है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? प्रॉपर सबसेट। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का एक प्यारा सा फॉर्मूला बतला दूं, 2 का पावर n-1, क्योंकि हर एक सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है। तो हम लोग नंबर ऑफ n कितना रख दिए? 2 का पावर 5-1। 2 का पावर 5 तो अभी देख रखे थे स्टूडेंट, कितना? 32 - 1 इक्वल टू कितना? 31 हो गया। अब हम लोग इसमें ऑप्शन देखते हैं। 31 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए 32, बी 25, सी 30 एंड डी 31। हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया डियर स्टूडेंट? फर्स्ट का डी हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग समझ लेंगे इस बात को। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का? Which of the following is incorrect? इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं कि इनकरेक्ट कौन सा है इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या करा? Which of the following is incorrect? इसमें हम आपको बताएं कि आपको करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढने के लिए इसमें आपको क्या करना होगा? आपको सेट्स का लाभ मालूम होना चाहिए। पहला हम लोग देखो बात कर देते हैं, ऑप्शन जो दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो हम लोग बात, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा हम लोग का कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है। तीसरा कंप्लीमेंट लॉ। अगला हम लोग बात करते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ से अलग हटकर बात करते हैं। कंप्लीमेंट लॉ में हम लोग पढ़े हैं भाई, कंप्लीमेंट लॉ में पढ़े हैं हम लोग कि ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर 5 होता है। एक और सेट के नियम का बात करें अगर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ का, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? क्रम विनिमय नियम क्या होता है भाई? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है ना जी। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ऑप्शन क्या कह रहा है। हम लोग का ऑप्शन कह रहा है कि ए यूनियन बी डैश बराबर ए यूनियन बी डैश नॉट इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। भाई ए यूनियन बी डैश तो इसके बराबर होता है, तो नॉट इक्वल टू कह रखा है, तो बात तो इन्होंने सही कहा। दूसरा बात क्या कहा? ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश नॉट इक्वल टू बोला। भाई होता तो ये है, इन्होंने कहा कि नॉट इक्वल टू, इन्होंने ये भी बात सही बोला। ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाई होता है, इन्होंने कहा कि भाई ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई होता है। अब इन्होंने क्या कहा, डी ऑप्शन में क्या कहा कि भाई ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए का इक्वल नहीं होता है, जबकि ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ऐसा होता है तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन गलत हो गया बच्चों? डी ऑप्शन हो गया। 2 का कौन सा हो गया? डी हो गया, 2 का डी हो गया। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हम लोग फटाफट क्वेश्चन को करते चलेंगे बच्चों, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से दे दिया? तब वेन डायग्राम से दे दिया। वेन डायग्राम बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों सेट के लिए। वेन डायग्राम ये जॉन बेन साहब के द्वारा दिया गया डायग्राम था। इसमें एक छोटा सा बात हम आपसे कर देते हैं। देखो ये रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट के लिए लिख देते हैं कहीं भी। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ये जो जगह होता है बच्चों, ये ए इंटरसेक्शन बी, मतलब सेट ए एंड सेट बी जो हैं उनके कॉमन एलिमेंट जो होते हैं इसमें लिखे जाते हैं, और जो सिर्फ ए में होते हैं वो यहाँ लिखे जाते हैं ए माइनस बी, और जो सिर्फ बी में होते हैं वो यहाँ लिखे जाते हैं बी माइनस से। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भाई ये वेन डायग्राम दे रखा है, इसमें एलिमेंट्स दे रखा है भाई। अब हम लोगों से बोल रहा है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का मान क्या होगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का मान क्या होगा? अब आप ए माइनस बी यहाँ देखें, ए माइनस बी कौन कौन सा चीज है? 3, 4, 7। देखो बच्चों 3, 4, 7 दिख रहा है कि नहीं? सर जी दिख तो रहा है 3, 4, 7। आगे आप बढ़ते जाइए, यूनियन बी माइनस ए का जगह देख लो बच्चों कहाँ है? 5 and 6, 5 and 6। अब हम लोग को यूनियन निकालना है, तो यूनियन में किसको लिखते हैं? जो इसका है, जो इसका है, जो दोनों का कॉमन है, सबको लिख देते हैं। तो 3, 4, 5, 6 and 7। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों? 3, 4, 5, 6 and 7। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा हो गया? 3 का बी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते चले बच्चों, बढ़ते चले, चलो बढ़ जाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ इंटरवल का जानकारी था आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सभी को होना चाहिए। मेरे ख्याल से सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंटरवल तो कम से कम जानते ही होंगे। हम थोड़ा सा इंटरवल पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों, ताकि आपको ये ऑप्शन को समझने में या इससे रिलेटेड अगर तुमको कोई ऑप्शन दे दे तो आप इसको आसानी से कर पाए। देखते हैं क्या है भाई साहब, ए एक्स का मान ए से बड़ा बराबर और बी से छोटा बराबर होगा, तो ये होता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ध्यान से देखते रहे बच्चों, x का मान a से बड़ा और b से छोटा होगा, तो ये होगा ओपन इंटरवल ए बी। ध्यान दे बच्चों, ओपन इंटरवल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला बात करते हैं, x का मान यदि a से बड़ा भी हो, बराबर भी हो और b से छोटा हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए ओपन बी। ठीक है, या हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस इंटरवल का नाम क्या बच्चों? राइट, दायां तरफ है, राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल। एक और इंटरवल मैं बतला दूं, x का मान a से बड़ा
एक और इंटरवल का बात कर ले बच्चों, x का वैल्यू a से बड़ा b से छोटा बराबर, यानी a के पास तो ओपन हो गया, b के पास क्लोज्ड हो गया। इसका नाम लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल। तुम कहेगा सर जी आप आंसर तो बता दो, आप आंसर तो बता दो। अब हमें आंसर बताने का जरूरत नहीं है बच्चों, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो क्या मिला, क्लोज्ड इंटरवल -2 to 7। इसका सेट बिल्डर फॉर्म पूछ रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म का फॉर्मेट क्या है बच्चों, x such that x belongs to R। रियल नंबर हम लोग लिख दें तो भाई हर तरह के नंबर इसमें आ जाते हैं। अब क्लोज्ड इंटरवल में है तो क्लोज्ड इंटरवल में है तो क्या होंगे भाई, x का मान -2 से बड़ा तो होगा, बराबर भी होगा, और 7 से छोटा भी होगा, बराबर भी होगा। ऐसा ऑप्शन हम लोग का ए में दिया हुआ है बच्चों। तो 4 का कौन सा हो गया, ए हो गया। 4 का ए हो गया कि नहीं बच्चों। अब अगर आपसे पूछ दे कि सर जी इसके लिए कौन सा इंटरवल, तो आपके सामने लिख रखे हैं इसके लिए ओपन इंटरवल। सर जी इसके लिए कौन सा इंटरवल, देख लो देख लो देख लो देख लो, मिला लो, इसको बोलेंगे राइट हाफ ओपन इंटरवल। ऐसा इसके लिए कौन सा इंटरवल भाई, इसके लिए मिला लो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। है कि नहीं बच्चों, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भाई क्वेश्चन बहुत हैं, सफर लंबा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, 5 धीरे धीरे आ रहा है, 5 आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, x if x plus 3 5 equal to 6 2x plus y then value of x and y are respectively। देख लो, इक्वालिटी ऑफ पेयर्स में हम लोग एक बात देखो जानते हैं, इक्वालिटी ऑफ पेयर्स, इक्वालिटी ऑफ पेयर्स, दो पेयर इक्वल तभी होते हैं, दो पेयर तभी इक्वल होते हैं जब, यदि और केवल यदि बोल दे, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का साइन है बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाला का बराबर हो, एंड सेकेंड वाला के बराबर हो। सेकेंड बी इक्वल टू डी, ये कॉमा कहाँ से आ गया, बी इक्वल टू डी, बी इक्वल टू डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। भाई देख लो, ए के जगह पर ये है, बी के जगह पर ये है, सी के जगह पर ये, डी के जगह पर ये, यानी x + 3 = 6 लिख दें तो x = प्लस है, उधर गया तो -6 - 3 कितना हो गया, 3 हो गया। बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसको सेकेंड वाला 5 = 2x + y। भाई x का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं ना, तो x का वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। तो x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + y, ये प्लस में इसको इधर ले आएंगे, 5 - 6 कितना, -1, यानी x का वैल्यू कितना मिला, 3, y का वैल्यू कितना मिला, -1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 3 and -1 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो 6 का कौन सा ऑप्शन लिख देंगे हम लोग, सी लिख देंगे भाई। 6 का कौन सा हो गया, सी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 नहीं था बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 था ये, क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = 1/√9 - x²। बच्चों डोमेन फाइंड करना है। पढ़ते समय आप लोगों को रिलेशन फंक्शन में डोमेन, रेंज ये सब कराते आए थे, तो हम लोग को डोमेन फाइंड करना। आप डोमेन फाइंड करने के लिए देखेंगे भाई, आपने क्या दिया, f(x) = 1/√9 - x²। अब आप इसका डोमेन फाइंड, देखो एक बात बतला दे तुमको, डोमेन मतलब होता है भाई x का वैल्यू डोमेन, y का वैल्यू रेंज,
y कह दो या fx कह दो, y कह दो या fx कह दो। तो हम लोग उससे डोमेन पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये x के किस मान के लिए डिफाइन होगा। अब हम आपको बताते चले कि भाई कैसे आप इस तरह के फंक्शन का डोमेन फाइंड करेंगे। सबसे पहला चीज ये रूट में है। अगर मान लेते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर वैल्यू को कोई एक क्वांटिटी मान लेते हैं डियर स्टूडेंट, समझने के लिए मान लेते हैं कि ये ए है, तो रूट के लिए इसेंशियल क्राइटेरिया क्या है भाई कि ये 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, पहला बात। दूसरा बात, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? p बाई क्यू के फॉर्म में है। एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होता है भाई। रैशनल फंक्शन का फॉर्म क्या होता है? p बाई क्यू एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये दोनों बात को हम लोग मिक्स कर दें, चूंकि मिक्स तो किया हुआ है ना जी, तो दोनों बात को हम लोग अगर मिक्स कर दें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। भाई कहेगा कि सर जी आपने इक्वल वाला क्यों नहीं लिखा? भाई इक्वल तो ये गायब कर रखा है। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से। अब क्या करते हैं, इसमें हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ते समय हम लोग देखे थे बच्चों कि अगर नेगेटिव नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो गया, दोनों तरफ माइनस से गुना कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये साइन तो चेंज हो गया ना दादा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 हो गया। 9 को 3 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना जी, 9 को किसका? 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको तो पता ही होगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लेस एंड इक्वल देन 0। यानी अगर हम दो वैल्यू को लें तो x का वैल्यू एक तो 3 मिला, एक x का वैल्यू क्या मिला? -3 मिला। मतलब हम लोग का x जो है सो -3 से +3 के बीच लाई करेगा, तो ये 0 से छोटा होगा भाई। -3 से +3 के बीच लाई करेगा, तो -3 से +3 के बीच किस ऑप्शन में लाई कर रहा है? ऑप्शन बी। 6 का क्या हो गया? बी। 6 का क्या हो गया? बी। डियर स्टूडेंट बताते चले, हमने क्वेश्चन नंबर 5 जब किया था तो हमने 5 को 6 कह दिया था। तो आप क्या करेंगे कि 5 को 5 ही समझेंगे, 5 को 6 नहीं समझेंगे। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हा द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भाई साहब, इसको पढ़ते समय भी हम लोग बहुत ध्यान से इस बात को देखे थे। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है, इसको फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है। कितना नाम है रे दादा, फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है। ये क्या होता है? महत्तम पूर्णांक फलन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है भाई? देखो fx इक्वल टू यही तो है। इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज क्या होगा? तो रेंज मतलब fx का मान पूछ रहा है। अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझते समय बहुत सारे बात को देखे थे, बहुत सारे बात को देखे थे भाई, बहुत सारे बात को देखे थे। कितना बात किया जाए, कितना बात करें। देखो भाई, इसमें भाई साहब अगर हम लोग इसमें -1 रख दें तो पूरा नंबर का वैल्यू तो पूरा नंबर ही होता है। 0 रख दें तो 0 का क्या हो जाएगा? अच्छा 0.3 रख दें तो भाई साहब हम लोग का लेस देन 0.3 आप अनुमान लगाए कहाँ होगा? थोड़ा सा सोचे, देखिए यहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ होगा। तो हम लोग को इससे जो कम होगा पूरा वैल्यू उसको लिखना है। तो 0.3 से कम पूरा वैल्यू कितना है? 0। अगर हम कह दें कि भाई 1.6 का बतला दो तो 1.6 मान लेते हैं यहाँ होगा। तो इससे कम पूरा संख्या कितना है? 1 है। यानी
हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर में किसी भी तरह का संख्या रख रहे हैं तो ये जो हमको दे रहा है ये इंटीजर्स नंबर दे रहा है, नेगेटिव भी दे रहा है, जीरो भी दे रहा है, पॉजिटिव भी दे रहा है, इंटीजर्स नंबर मिल रहा है। एफ का मान क्या मिल रहा है? इंटीजर्स नंबर मिल रहा है। और एफ का मान यानी रेंज हो गया तो इंटीजर्स नंबर हम लोगों को मिल रहा है। और इंटीजर्स नंबर को हम लोग किससे लिखते हैं बच्चों? जेड से लिखते हैं। इंटीजर्स नंबर को किससे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। तो हम लोग 7 का कौन ऑप्शन बोल दें? 7 का बी लिख दें। कहो कि लिख दीजिए सर। रिलेशन फंक्शन में तो हम लोग निकल गए रिलेशन फंक्शन। अभी है हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलते हैं भाई, चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, रेडियन मेजर ऑफ द एंगल 40 डिग्री एंड 30 मिनट। 40 डिग्री एंड 30 मिनट को रेडियन में कितना लिखा जाएगा? रेडियन में कितना लिखा जाएगा? भाई हम लोग एक बात पढ़े थे, 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर तुमसे पूछ दे कि भैया 30 मिनट किसके बराबर होगा, अब तुम्हारे लिए भाई हम क्यों बताएं, आप बताइए। तो भाई हम तुमको एक छोटा सा बात बतला दें, अगर तुमको नहीं पता चले ना तो इसको 60 से डिवाइड तो कर लो। काट दिए, कितना 1/2 डिग्री के बराबर हो गया कि नहीं? तो हम लोग इसको देखो तो 30 मिनट को 1/2 डिग्री लिख सकते हैं ना जी। अब पूर्णांक तोड़ने तो सबको आता है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 40 दूना 80 प्लस 1 81/2 डिग्री हो गया। 81/2 डिग्री हो गया ना बच्चों। अब हम लोग को रेडियन में पूछ रहा है तो देखो किसी भी डिग्री को अगर रेडियन में बदलना हो तो π/180 से गुना कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं हम लोग। अब काट देते हैं, 9 से 9 9 81, 9 से 20 बार में π/40 ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग सीधा, और सॉरी 9 किधर छोड़ दिए सर आप, 9π/40, या इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं 9π/40। किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों करते हैं इसको? हम लोग क्लास करते समय डीपली समझे थे, इसको डीपली देखे थे। तो हम लोग को 9π/40 कौन सा ऑप्शन मिला? 8 का ए मिल गया ना जी, 9π/40। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos -15/4। इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको क्वाड्रेंट का जानकारी होना चाहिए। देखें, अब हम लोग एक MCQ का क्वेश्चन करते समय पूरे कंसेप्ट को तो यहाँ जिक्र कर नहीं सकते, लेकिन आपसे हम जो बात होगा उधर थोड़ा इशारा करते चलेंगे, आप बात को समझते चले। cos -θ = +cos θ होता है। दो फंक्शन कौन कौन भाई? सेक भी ऐसा ही है, सेक भी इसी के साथ शामिल है, सेक -θ सेक θ। फिलहाल हम लोग का बात cos पर है, आते देखते हैं। cos -θ कितना हो गया? cos 15π/4, cos 15π/4 हो गया, cos 15π/4 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, cos 15π/4 को इसको हम लोग तोड़ देते हैं भाई। 15π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अब इसको हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, 4π - π/4 लिख सकते हैं क्या? 4 चौका 16, π - π 15π तो हो जाएगा ना। आप थोड़ा सा क्वाड्रेंट को देख ले, 0 π/2 कितना पाई, 3π/2 एंड 2π। ठीक है, तो अगर हम लोग एक बार तो घूम गए 2π, एक बार और घूम जाते हैं तो 4π से कम यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हो गया ना जी। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का अपना क्वाड्रेंट होता है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक तो होते हैं ना जी, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट होते हैं ना जी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होते हैं ना जी, कॉस और सेक होते हैं ना जी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का अपना हो गया cos 4π - θ cos θ। फोर्थ क्वाड्रेंट
cos π/4 यानी cos 45 डिग्री, cos 45 1/√2। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका 1/√2? 9 का सी, 9 का सी ऑप्शन हो गया। अच्छा, आप इसको डिग्री में बदलकर भी बना सकते हैं। अगर आप रेडियन से कंफर्टेबल नहीं है तो आप डिग्री में भी बदलकर इसको बना सकते हैं। डिग्री में बदलने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा सर? तो डिग्री में बदलने के लिए कुछ नहीं करना होगा भाई, बिना कुछ किए कैसे डिग्री में बदल जाएगा? आप कुछ ना करो, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा हो गया। भाई कोई भी रेडियन को अगर डिग्री में बदलना हो ना जी, तो 180/π से गुना कर लेते हैं, 180/π से गुना कर लेते हैं, तो पाई से पाई कितना बार में कट गया? 45 बार में। 45 इंटू ये 15 कर देंगे, हम लोग को डिग्री में पता हो जाए, डिग्री में चल जाएगा, और डिग्री में चला जाएगा तो 720 डिग्री से तो कम ही होगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप किसी भी तरह से फाइंड कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ टू, वैल्यू कहाँ चला गया भाई? क्वेश्चन नंबर 10 22 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 वैल्यू ऑफ 2 sin 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री। देखो यहाँ एक हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, 2 sin a इंटू cos b। 2 sin a इंटू cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होगा कि नहीं? आप सबों ने इसको याद तो रखा ही होगा। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 sin 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री। 2 sin a एक जगह पर कितना है 15, b के जगह पर 75, इसको लिख देते हैं sin a प्लस b प्लस sin a माइनस बी। साइन 75 और 15 को जोड़ दिए तो 90, साइन 15 माइनस 75 माइनस 60, माइनस आ गया। अभी अभी तुरंत बात कर रहे थे ना जी कि कॉस और सेक दो ही फंक्शन है जो प्लस होते हैं, तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो सर जी पहले माइनस तो लगा लीजिए। साइन 90 डिग्री साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 LCM, 2 इंटू 1 2 माइनस √3/2। ऑप्शन कौन सा है ऐसा? डी ऑप्शन, 10 का डी ऑप्शन, 10 का डी ऑप्शन सही हो गया कि नहीं बच्चों?